बेटा आज जब आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ सीख लिया था। क्या था कि जब भी कोई वेक्टर दिया हो 2i 2j प्लस k और दूसरा वेक्टर है मान लो i प्लस j प्लस 2k, तो क्या आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो? यस सर। एक बार यस सर। एक बार निकाल दो, सबका रिवाइज हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल दो। सर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। 3j कैप यस सर। प्लस 3k कैप। चेक करो बेटा सब लोग। सर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप। हाँ गौरव, थोड़ा सा यही सर 0k कैप। सर 0k कैप आएगा। आएगा। 0k कैप। So 3i cap minus 3j cap plus 0k 0k cap. यस सर। हाँ जी, हो गया सबका ये। यस सर। सर Yes, sir. देखो इसको आपने ऐसे किया होगा, आई कैप को पहले लिया होगा और यहाँ पर क्या लिखा होगा 2 1 1 2, ऐसे लिखा होगा ना ये वाली रो। यस सर। तो ये चारों को लिखा होगा। फिर आपने लेना है माइनस में जे कैप। जब आप जे लेते हो तो उसके सामने वाली रो और उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ते हो तो ये कितना बनेगा 2 1 1 2। फिर आपने लेना होता है प्लस के। प्लस के जब आप लेते हो तो ये क्या बन जाएगा 2 2 1 1। क्या यहाँ तक सबका सही है? यस सर। यस सर। सर यस सर। फिर हमें Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन करना होता है 4 माइनस 1। ये बच्चे 4 माइनस। जो बच्चे कंपटीशन में वेक्टर कर रहे हैं ना, उनका अगला वीक थ्योरी में बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा दोबारा से। तो आपको थ्योरी का बर्डन ही नहीं आने वाला अगले पूरे वीक में। वहाँ के न्यूमेरिकल आपको सारे इजी लगेंगे क्योंकि आपने कंपटीशन पढ़ लिया होगा। एनीवेज ये बनेगा 4 माइनस 1 बनेगा सर और लास्ट वाला बनेगा 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 माइनस 2। 2 यस सर। बेटा ये 0 बनना चाहिए। यस सर 0k कैप बनेगा। 0 बनेगा। इसने पहले बताया उसकी थोड़ी सी गलती की है। माइनस 3j कैप 0k कैप। समझ गए सब लोग ये?
Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट देखो फिर अगली स्लाइड में आप ये देखो, एक क्वेश्चन लिखो सब बच्चे। फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the vector A and B, where vector A is and vector B is okay. Find the unit vector perpendicular, इस लाइन को ना आप अंडरलाइन कर लो कि आपसे मैंने क्या पूछ लिया, एक ऐसा यूनिट वेक्टर पूछ लिया जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए एंड बी दोनों के। किसके परपेंडिकुलर है, ए एंड बी दोनों के। इसका मतलब समझो आप, मान लो ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इनमें कोई एंगल है थीटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मान लो ये बना। हाँ, इन दोनों के, ये एक प्लेन है ना, किसी प्लेन में है और ये ऊपर है, तो आप समझ पा रहे हो ना परपेंडिकुलर कैसे बना। एक तो दो प्लेन में, एक उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा वेक्टर, सुनो ध्यान से, ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन्हीं के वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors always perpendicular to the plane containing vectors। उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसके अंदर दो वेक्टर है, जिसके अंदर दो वेक्टर है। क्लियर? फिर से सोचो, आपके आसपास देखो दो पेन पड़े होंगे या पेंसिल या पेन, आप ना उनको टेबल पे ऐसे रखो टच करके, कोई भी दो चीजों को ऐसे टच करके रखो। एक को आप समझ लो वेक्टर ए, एक को आप समझ लो वेक्टर बी है। अब तीसरा कोई पेन या कोई भी चीज जो टेबल पे खड़ी हो जाए, टेबल के ऊपर खड़ा कर दो उसको। अब आप खुद बताओ, जो चीज मैंने टेबल पे खड़ी की है वो इसके साथ भी 90 डिग्री पे और इसके साथ भी 90 डिग्री पे। यस सर। इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन्हीं दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर भी होता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये कोई प्लेन है, ये टेबल है आपका, उस टेबल के 90 डिग्री पर डायरेक्शन जाएगी, तो क्वेश्चन ये आता है बच्चों के सामने कि परपेंडिकुलर तो ये भी है, टेबल के नीचे भी तो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, ये और परपेंडिकुलर ये भी है, तो मैं किसको क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? इसके लिए एक रूल है जो आपने याद रखना है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपने 10th में पढ़ा हुआ है सर। यस अब सर। क्या करो, अगर तो मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो आप अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करो, करके देखो। किसी को ए मान लो, अपनी फिंगर को ए से बी की तरफ कर्ल करके देखो, और जो आपका थंब है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा
तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की होगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपको सही नहीं बता, बट मैं नेक्स्ट शीट पे आता हूँ। नेक्स्ट शीट पे आता हूँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो आपका हाथ की जो फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज क्लॉक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हाँ, आप अपने टेबल पे ना ए को इधर रखो, बी को उसके नीचे रखो। अब क्लॉकवाइज अपने फिंगर को घुमा के देखो, थंब ऊपर आ रहा है टेबल के या नीचे आ रहा है? सर नीचे आ ऊपर। नीचे आ रहा है सर नीचे नीचे आ रहा है ना, क्लॉकवाइज यस सर नीचे आ रहा है। क्लॉकवाइज में नीचे आ रहा होगा। यस उसका मतलब अगर ये ए और ये बी है तो नीचे की तरफ क्या बनेगा? ए क्रॉस बी। अब आप ना बी क्रॉस ए करके देखो, बी से ए की तरफ सर ऊपर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर आएगा ना, तो इसका ये भी मतलब हो गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों में नेगेटिव साइन का फर्क है। दोनों में नेगेटिव साइन का फर्क है। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में था ना, ए डॉट बी इक्वल था बी डॉट ए, याद होगा, जिसको मैंने कहा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी का मतलब होता है नेगेटिव का साइन आएगा, एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। क्या आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया बच्चों को? यस सर। आपके क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको एक वेक्टर दिया था ए, उसकी वैल्यू क्या थी बेटा? उसकी वैल्यू थी आई प्लस J ए प्लस 2k का 2k। फिर मैंने आपको वेक्टर दिया बी, उसकी वैल्यू क्या ली मैंने? i माइनस j प्लस k के। प्लस के। मैंने कहा कि एक यूनिट वेक्टर बताओ जो इनके परपेंडिकुलर हो। तो पहले मैं इनके परपेंडिकुलर वेक्टर को बना लूं, वो ये होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उसको बनाने के लिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना डिटर्मिनेंट से कर देना। मैं सीधा कर रहा हूँ, 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3 आएगा, फिर माइनस जे 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, फिर के माइनस। तो जब आप करोगे ना तो आपका भी यही आएगा। डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे किया जाए, डायरेक्ट भी आपको सिखा देता हूँ। वो तो आपने माइंड में ही करना है कि पहले मैंने आई लेना ही लेना था, तो ये छोड़ दिया, ये तो इसका 1 रह गया, इसका 2 माइनस 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यही कर दी, 1 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3 हो गया। फिर मैंने जे को माइनस ले ही लिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, ये 1 है ये 1 है, 1 इंटू 1 किया वही है, बस डायरेक्ट कर दिया, माइंड में कर दिया। फिर के लिया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो मेरे पास बेटा ए क्रॉस बी आ जाएगा। वो आप डिटर्मिनेंट से अभी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप लोग भी फास्ट कर लेंगे जैसे मैंने किया। मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट ऑफ 14। यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप ले लेता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट को आप उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा 3 बाय रूट 14 आई कैप जे बाय रूट 14 के कैप माइनस 2 बाय रूट 14, यहाँ जे आएगा और यहाँ के कैप आएगा। दिस इज माय यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। क्या इस पॉइंट में किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। नो सर। सर पूछना तो एक क्वेश्चन करो सेम। फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to vector I plus 2j plus 2k and vector I minus j plus k।
इनके परपेंडिकुलर सॉरी यूनिट वेक्टर निकालें। सबका आंसर मैच आना चाहिए। Sir, 4 upon root 26 I cap plus j cap upon 26 minus j cap upon root 26 minus 3 upon root 26 k cap. ए क्रॉस बी कितना है बेटा? So 4 I cap plus j cap minus 3 k cap. 4 आई कैप Yes, कैप आगे क्या माइनस 3 k cap. सर यही है। अलग अलग आ रहा है बेटा आंसर। यही आ रहा है क्या बाकियों का भी? Yes, No, sir. no, यस sir. No, sir. एक बार चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर बताना आई ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर क्या था? Sir, आई I कैप cap Minus. j. आई कैप माइनस जे कैप Sir, 2 j cap और आगे plus 2 k cap. बी वेक्टर I cap Cap minus minus J cap plus K cap. sir k cap है कल्ला. सिर्फ के कैप है लास्ट। Sir, लास्ट वाले में सिर्फ 1 आएगा K के नीचे। वन है वन। तो आई छोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 4। जे को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1। के को लेंगे तो -1 -2 -3। सही कह रहे हो आप। 4 आई प्लस जे -3 के। इसको डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से। sir root 26. ये जो भी यस सर आएगा रूट 26। वो आपका ये वेक्टर होगा। कर लेंगे क्या इसको सिंप्लीफाई? सर Yes, sir. सर किसी को पूछना है? ओके आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे? एक तो आपने ना डायमेंशन में वर्ड पढ़ा हुआ है टॉर्क। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है रेडियस वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर एक बॉडी है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 2 4, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है आई माइनस जे प्लस 2 के। और आपको मैं ये बोल देता हूँ कि ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालो। टॉर्क टॉर्क अगर याद होगा डायमेंशन में तो इट इज ए टर्निंग इफेक्ट। याद है टॉर्क क्या था? टर्निंग। Yes, यस तो इसको घुमाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका आर वेक्टर निकालो, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ये वाला वेक्टर क्या होगा? आर, पोजीशन वेक्टर आर। और वो मैंने आपको सिखाया होगा कैसे बनाते हैं।
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। पता है ना सबको, ये अभी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था पोजीशन वेक्टर कैसे बनाना है। यस और फोर्स वेक्टर आपको दे ही दिया, बस आपको इतना ही याद रखना है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। कहीं आप डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। वो वर्क होता है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क इज द, और इसमें आर पहले रखना है, ये भी ध्यान रखना है। आप आगे पीछे करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, जैसे आपने थंब रूल लगाया, आर पहले आता है। अब मैं यहाँ सीधा, मैं मेरे तरीके से सीधा कर रहा हूँ। आई छोड़ा, ये छोड़ा, 4 माइनस ऑफ 4 8 हो जाएगा, आप करके देख लो। फिर माइनस जे, ये वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, 6 माइनस ऑफ 4 2 हो गया। फिर के कैप, के कैप में क्या करना है, माइनस ई और -2 -5 -5 आ तो आंसर आ गया मेरा 8i कैप -2j कैप -5k कैप। दिस इज माय आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जिसमें टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f। चलिए आगे बेटा। यस Yes, sir. ओके, सेकंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2, एंगुलर मोमेंटम is the cross product of position vector and linear momentum। ये है एंगुलर मोमेंटम। आपने डायमेंशन तो किए हुए, ये है पोजीशन वेक्टर और ये है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एवरीवन नोज। क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा। लीनियर मोमेंटम में डॉट प्रोडक्ट कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मास वेक्टर नहीं है। देखो जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में लिखना है आपने। अब ये मास वेक्टर नहीं है तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई मैंने डॉट या क्रॉस नहीं लगाया। तो वो तो दो वेक्टर के बीच में होता है, जैसे ये दो वेक्टर है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लेंगे तो आप क्या करोगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अगला पॉइंट, वापिस आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे। आपने ये लिखा था ए बी साइन थीटा, साथ में मैंने एक डायरेक्शन लिखी होगी एन कैप, चेक करो। यस सर। आज मैंने आपको बता दिया कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एन कैप आपने अभी एक सम में निकाला भी है। आप ए क्रॉस बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसी को बोलते हैं एन कैप। अगर मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना हो, हाँ हाँ यूज हो सकता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इसी को मैं इसके नीचे लेके गया हूँ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वही तो लिख रहा हूँ मैं आगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं आएगी ना, तो अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आता हूँ तो यही बनेगा। और ये आपने न्यूमेरिकल आज कर लिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर कंटेनिंग ए एंड बी। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। मैं मीटिंग लीव हो गई थी हेलो? सर। एन कैप बताना सर कर दोबारा। एन कैप बेटा डायरेक्शन है। ये देखो एन कैप तो फॉर्मूले में आया ही था। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ए क्रॉस बी
डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, यही लिखोगे ना। और ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। ओके सर। हम ऐसे लिख देंगे ऑल डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही तो हम कर रहे थे थंब रूल से। यस सर। बेटा म्यूट किया करो, ऐसे आवाज नहीं आती। हाँ, एन क्या परपेंडिकुलर। अब देखो सब लोग, लास्ट मैं इसमें बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। सपोज करो एक वेक्टर दे दिया मैंने ए 10, एक वेक्टर दे दिया मैंने बी 20, एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो आप सीधा ए क्रॉस बी निकाल देंगे, उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, ये 10 20 और साइन 30 होता है 1/2। आंसर इज 100। आंसर इज 100। हाँ, अगर आपको ए और बी आई जे में दिया हो, फिर मैंने आपको डिटर्मिनेंट बता ही दिया कैसे करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या इतना काम कर सकते हो सब बच्चे? यस सर। यस Yes, sir. ओके। अब आप लोग ना शीट पे आ जाओ, जो मैंने आपको शीट दी थी। सर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 2 सम पढ़े थे वो करवाएंगे सर। ट्रिग्नोमेट्री क्या बेटा? सर आप 2 सम थे ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस थे, आपने कहा था बाद में करवाएंगे सर। हाँ वो मैं करवा दूंगा, पहले एक बार शीट पे आ जाओ, कोई बात वो हो जाएगा। ये तो बुक एक्सरसाइज में से था ना, जो मैंने शीट दी है उसके अंदर एक जगह पे कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्शन को साइन पूछा जा रहा है शायद। यस सर। क्वेश्चन नंबर देखना कौन सा सर डायरेक्शन। थर्ड है सर। पहले आप इसका ना लॉजिक नोट कर लो, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। तो बच्चे ये हम थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ये सिर्फ कंपटीशन के अंदर ही पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें जो हम सिर्फ कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में वेक्टर आएगा तो उसमें तो बहुत सारी थ्योरी होगी, तो हमें करने होते हैं न्यूमेरिकल्स ज्यादा। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये 3 होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से। ये 3 होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा, एक बार देख लो इनके नाम, एल एम एन। अब एल एम एन किनको मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है ए। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कोई तो एंगल बनाना है, मान लो ये एंगल है अल्फा। तो जो मेरा एल है ना इसमें, वो होगा कॉस अल्फा। कोसाइन का मतलब कॉस। तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका अगर कोस लेंगे तो वो पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा। सिमिलरली वही वेक्टर y एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस है, जो भी एंगल बनाएगा बीटा, वो मेरा सेकंड डायरेक्शन कोसाइन होगा। सिमिलरली यही वेक्टर z एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसको मैं n से लिखूंगा cos का। ये मेरे 3 डायरेक्शन कोसाइन है। नंबर 1, एंगल जो वेक्टर ने एक्स एक्सिस से बनाया उसका कोस, जो एंगल वेक्टर ने वाई एक्सिस से बनाया उसका कोस, जो एंगल वेक्टर ने जेड एक्सिस से बनाया उसका कोस। अब ये कैसे निकालेंगे देखो। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीजें हम सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। आपको कोई भी एक वेक्टर दिया जाता है,
मान लो ये वेक्टर है आई 2j प्लस 2k। आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। वो कैसे निकालोगे? इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 3 आएगा मैग्नीट्यूड। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो ये होगा बेटा, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, Yes. sir. सर कोई Yes, भी sir. यूनिट वेक्टर में कोई भी यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, cos अल्फा आई कैप cos बीटा जे कैप cos गामा के कैप। ये भी नोट करो, किसी भी यूनिट वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, cos अल्फा आई कैप cos बीटा जे कैप cos गामा के कैप। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 1/3 है वो आपके पास क्या आ गया? एल। एल क्या है? cos अल्फा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द cos अल्फा तो आप बोलेंगे 1/3। या आपसे पूछे व्हाट इज द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप ये लिखें, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव के साथ ही बने हैं सारे एंगल। सिमिलरली एम आपके पास क्या बना? बताओ, खुद बताओ। तो इनवर्स हो जाता है बेटा, cos उधर जाता है। cos बीटा ये अपने पास कितना आया? 2/3। अगर आपको एंगल पूछ लेना किसी सम में तो उसका आंसर क्या लिखोगे? cos इनवर्स, cos उधर जाके इनवर्स हो जाता है। सिमिलरली एन कितना आ गया? एन। एन को आप क्या बोलोगे? cos गामा, वो कितना आ गया बेटा? 2/3। तो गामा कितना हो जाएगा? और डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, तभी तो ये यूनिट वेक्टर बनता है। देखो cos अल्फा का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा 1 होगा, तभी आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 आएगा ना। इनका स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। यहाँ तक नोट कर लो बेटा एक बार। Sir, कर लिया। कर लिए सर। सर ये समझ नहीं आ रहा। सर ये लास्ट वाला सर देखकर बता दो। रिपीट करता हूँ बेटा, सारा रिपीट करता हूँ। एक बार नोट कर लो, मैं रिपीट करता हूँ। नोट तो कर लिया ना सबने? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा था, पहली बार नहीं आता था, बट ये दूसरी बार ऐसा समझ में आता है, कभी नहीं भूलता बंदा। अब देखो दूसरी बार, ये कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बनाए, उसका अगर कॉस ले ले उसको पहला डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे एल। ये वाई एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बनाए उसको दूसरा डायरेक्शन कोसाइन करेंगे, कहेंगे कॉस बीटा। और ये जेड एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बनाए गामा, उसको हम कहेंगे एन कॉस गामा। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। आप ये मत सोचना कि बीटा 90 माइनस अल्फा है, ये हवा में वेक्टर है, ये इस प्लेन में वेक्टर नहीं है। अगर ये वेक्टर इस प्लेन में होता फिर तो अगर ये 30 है तो ये 60 होता। ये प्लेन में नहीं है, हवा में है। आप पेन को टेबल पे रख के थोड़ा सा उठा दो तो हवा में आ जाएगा आधा। उस केस में ये 3 अलग अलग एंगल बनेंगे और इन एंगल का मतलब इन डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। आप चेक कर सकते हो अगर ये एंगल आपके पास हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा
और cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 के इक्वल होगा। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब Yes. निकालने की टेक्निक समझ लो, हाउ टू सॉल्व इट। एक तो ये तरीका बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा कि मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, उससे भी आप करके देख लो 2j + 3k। आपको एंगल निकालना है cos अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, तो आप इसको आई कैप मान लो और डॉट प्रोडक्ट करके कर लो, जैसे आप करते हो cos थीटा निकालते हो ना डॉट प्रोडक्ट से। या इससे आसान तरीका क्या है, आप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लो। वो यहाँ पर कितना बनेगा 941, वो बनेगा 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप। क्या ये काम नहीं कर सकते हम? अब जो आई के साथ होगा वो पहला डायरेक्शन को साइन होगा, मतलब अब मेरा एल कितना आ गया 1/√14। सर ये हमेशा बाय में √14 लगाना होता है। हमेशा नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड लगाना होता है। इस केस में मैग्नीट्यूड √14 बने। आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। पिछले केस में तो मैंने 3 लगाया था क्योंकि तब मैंने यहाँ 2 लिया था। अगर 2 लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड आप निकालते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तब मैंने 1/3 किया था सारा। तो जो भी आएगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। पहला डायरेक्शन को साइन कितना हो गया 1/√14 इस क्वेश्चन में, दूसरा कितना हो गया 2/√14 और तीसरा कितना हो गया 3/√14। इनको बोलते हैं डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट में इनका सम 1 आएगा सर। क्या कह रहे हो? ये आंसर आगे बेटा एल एम। इनका सम 1 आएगा फिर। क्या करना है बेटा? सम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी शीट में, देखो इधर। यस सर, वो था ना इनका स्क्वायर। हाँ मैं देख लेता हूँ स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा एक बार शीट के अंदर, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। इसमें हाँ, इसमें 2 वेक्टर का सम लेना है पहले। इसके अंदर कहा है कि इसके डायरेक्शन को साइन बताओ, तो पहले दोनों वेक्टर को आप ऐड कर लो ना। 3i कैप माइनस जे कैप 7k कैप में बी वेक्टर को ऐड करो 5i कैप। अब यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, माइनस है प्लस है, प्लस जे कैप, प्लस कर लो इसको, प्लस जे कैप प्लस 9k कैप। सॉल्व किया तो ये बन गया 8i कैप 0j कैप 16k कैप। मान लो ये वेक्टर मैंने इसको c मान लिया। अब मुझे इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालना है। c का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 64, 0 का स्क्वायर और 16 का होता है 256। 256 कितना बनेगा 320 बनेगा शायद। अब आप इसको डिवाइड कर दो 8/√320, कुछ कॉमन लेना बाद में ले लेंगे आई, लेकिन 0/समथिंग करेंगे तो वो 0 ही होगा। 16/320k, इसके नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस हाँ ना लिखो, 0 ही रहने दो। अब इसने पूछा आपसे डायरेक्शन को साइन m, पहला होता है l, दूसरा होता है m, तीसरा होता है n, तो ये तो 0 है ना, 0। आंसर इज 0। अगर ये पूछता l तो आपका आंसर क्या होता 8/3, 8/√320। और अगर पूछता n तो आपका होता 16/√320।
320। ने सिर्फ m पूछा था तो वो आपका ये है। नेक्स्ट बताओ। अब आप लोग डाउट ले लो जिसने भी ट्राई किए हैं, पहले 10 में कोई डाउट हो बेटा, फर्स्ट 10 में ट्राई किए हैं या नहीं किए? सर 9th क्वेश्चन। सर किए पहला ही नहीं हुआ कह रहे हैं, फर्स्ट किस चीज का डाउट है? सर 9th। ट्राई नहीं किए? सर 9th क्वेश्चन डाउट है। 9th क्वेश्चन डाउट है। चलो एक बार फर्स्ट देखो, जैस्मिन का फर्स्ट डाउट है, 2 force equal to p by 2 at right angle to each other. p by 2 at right angle to each other. Their effect may be neutralized by a third force acting along their bisector. इनके इफेक्ट को थर्ड फोर्स ने बैलेंस करना है। ये कोई थर्ड, रिजल्टेंट निकाल देंगे सर इसका। तो आप क्या करो, इनका रिजल्टेंट ले लो। रिजल्टेंट कोई बैलेंस करेगा ना। यस सर। तो इनका रिजल्टेंट के लिए आपके पास पैरेललोग्राम लो है, p by 2 का स्क्वायर, p by 2 का स्क्वायर, cos 90 0 होता है तो अगला स्टेप 0 होगा। ये बनेगा √2 इंटू p by 2। ये √2 है, ये 2 है, ये कितना बनेगा? ये बनेगा p by √2। इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। न्यूट्रलाइज कोई भी वेक्टर किसको करेगा? इनके रिजल्टेंट को। इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से आएगा और वो इधर आएगा, डायगोनल की तरफ आएगा। वो आपने काफी सम किए हुए हैं पहले, और इसको बैलेंस करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? p by √2। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर फोर्थ बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक एक करके करो, कोई बात नहीं, जितने हो जाएंगे, बाकी कल करेंगे। कल का ना टाइम बदलूंगा बेटा, मैं ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि वो टेस्ट है बच्चों का। कुछ मेरे को सर का भी फोन आया था कि टेस्ट देना है। तो जिसने देना होगा वो 2 से 5 वहाँ टेस्ट दे देना। हम लोग इवनिंग में क्लास कर लेंगे। टाइमिंग में आपसे पूछ लूंगा, किसी की क्लास तो नहीं है इवनिंग। तो सर वेक्टर खत्म हो गया अभी। बेटा ये शीट्स ही करनी है, अब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है इसकी वेक्टर की। इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह है वो थोड़ा बहुत बीच बीच में बताऊंगा मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी जो कंपटीशन की थी वो कंप्लीट हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4, एक वेक्टर है ए, आई प्लस, इसमें ना ट्रिपल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बेटा, वो बताऊंगा कल के लेक्चर में बताऊंगा। यस सर, लास्ट वाले में। हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट करवाऊंगा। आई प्लस 2j माइनस 3k, और इसकी कंपटीशन की थ्योरी भी मैं आपको सेंड करने वाला हूँ ग्रुप में, ताकि आप उसको सेव करके रख लेना। वेक्टर ए, व्हेन एडिड अ वेक्टर बी टू ए, जब ए के अंदर वेक्टर बी को ऐड किया तो ये क्या कह रहा है? वी गेट ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और वो होता है आई कैप। यही है ना स्टेटमेंट? ए की वैल्यू पुट कर दो, बी निकाल लो। ये बी कैप, क्या बी वेक्टर कैसे बनेगा? आई माइनस ए कैप, ए कैप सॉरी ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 3k, आई से आई कट रहा है, माइनस 2j प्लस 3k। चेक करो आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। 4 के बाद बेटा सर 9th। 9th क्वेश्चन सर। पर 9th ले लो, सबका 9th है। 7th भी है क्या किसी का? यस सर। चलो 7th और सर 9th। हो गया था। 7th में कह रहे हैं कि वेक्टर आर
इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी ए, और आर का मैग्नीट्यूड, ये आर का मैग्नीट्यूड है, ये है दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। हाँ, ये आर का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इक्वल दिया हुआ है क्या ये? आर का मैग्नीट्यूड ए के भी इक्वल है और बी के भी इक्वल है। ओके ओके ओके, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो इसको अगली शीट पे ले जाता हूं मैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर आर दिया हुआ है ए प्लस बी, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ। यस सर। यस सर। केयरिंग करके। अब Yes. वो अपने को ये कह रहे हैं कि जो आर है सर सेम ले लेंगे तीनों सर वो। बी के भी है, मान लेता हूँ एक्स के इक्वल है सारे। यस सर। यहाँ पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये 2x स्क्वायर लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स -x 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -1/2, 1/2 वो होती है 120 को। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताई है आपको 180 तक। चेक करना अपने नोट्स। यस। अब आते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। One rectangular component of a velocity is 60 km/h. Is this? एक वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है? 60। उसका एक कंपोनेंट मान लेते हैं ये वाला कंपोनेंट थीटा एंगल पे, ये आपको दे दिया 30। तो उसका दूसरा कंपोनेंट आपसे पूछ लिया। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। अब मान लो दूसरा कंपोनेंट है बी, तो ये उसका रिजल्टेंट हो गया ना। फिर तो मैं लिख सकता हूँ 60 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू बी कॉस 90 जीरो होता है, इसको छोड़ दो। ये बनेगा 3600 900 प्लस बी स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस किया, कितना हुआ ये? 2600 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2700 Yes. कितना आएगा बेटा? 27 700. 27 इज द आंसर। चेक कर लो, इसने भी 27 में से 3 बार निकाला होगा। 30 यस सर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो, और जो खुद जिसके कंपोनेंट है वो इनका रिजल्टेंट हो जाता है। एक कंपोनेंट आपके पास 30 है, दूसरे को आपने निकाल लिया। कर लोगे क्या इसको बेटा? यस Yes. सर। Yes. तो चलो बेटा, आज के लिए ना इतना ही। पहले भी क्लास काफी इंटेंस थी और ये भी। अब आपका कल का होमवर्क अच्छे से नोट कर लो, जो अगर आपने ट्राई नहीं किए तो आप एटलीस्ट 38 तक, मैंने आपको 38 तक ही दिए ना, आप 11 Yes, से sir. 38 का डाउट लोगे। अभी मुझे बता दो, किसी की इवनिंग में क्लास तो नहीं है? सर 7:30 पे केमिस्ट्री की होती है। यस सर 7:30। o'clock bio की होती है. संडे, कल संडे है बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग सर ना कल टेस्ट है। इसके 5 टेस्ट है, फिर क्लास तो नहीं होगी आपकी कोई? कल 7:30 पे होती है केमिस्ट्री। फिर भी क्लास रखी हुई है उसके बाद? यस। यस सर। यस सर। सर मॉर्निंग में लगा दो। मॉर्निंग में कर लो। यस सर। बेटा फिर 1 to 2 कर सकते हो मॉर्निंग में, बहुत अर्ली तो मेरी भी। केमिस्ट्री की होती है 1 to केमिस्ट्री 2. की होती है। संडे को भी? Yes sir. चलो फिर मैं आपके ग्रुप में ना चेक करके टाइम डाल दूंगा, कब मैं फ्री हूँ, मैं अपना फ्री टाइम डाल दूंगा।
और आपका उसमें बिजी होगा तो मुझे बता देना, कल का टाइम मैं इवनिंग तक डिसाइड करके बताता हूँ क्या रहे। आप सारे बिजी टाइमिंग, आप कल के अपने बिजी टाइमिंग डाल दो सो दैट कि कॉमन टाइम मैं देख के आपको बता दूंगा। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.